किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब क्या है, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक क्रिया किसको बोलेंगे, यौगिक मतलब योग, यौगिक मतलब क्या है, योग होगा, तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से या योग से जो क्रिया बनता है उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया। और एक होता है नाम धातु, तो नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। अभी एक एक तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो पहला, यौगिक धातु के 3 प्रकार में प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसको प्रेरणार्थक। यौगिक क्रिया मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनेगा। अब 2 धातु मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, आना जाना, तो आना क्या हो गया, एक धातु, जाना हो गया एक, दोनों का मिल जाए तो क्या हो जाएगा, आना जाना। जैसे खाना पीना, तो ये क्या हो गया आपका यौगिक, ठीक। चलो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ये उठ, तो उठ क्या होगा, उठ क्या है, मूल धातु, धातु बोलो या मूल धातु। अब इससे क्रिया क्या बनेगा ये बताओ, उठना, तो ये क्या हो गया आपको मूल क्रिया। अब प्रेरणार्थक बनाना है, तो प्रेरणार्थक बनाना है मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे को प्रेरित करेगा, तो क्या हो जाएगा, उठाना या फिर उठवाना, ना वाला जुड़ेगा, ठीक। वैसे ही लिख धातु से अगर मैं बनाऊंगा तो लिख क्या हो जाएगा, मूल धातु, तो इससे क्रिया बनेगा मूल क्रिया, लिखना, ठीक। अब आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, तो लिखाना, या फिर और एक बन सकता है क्या, लिखवाना। एग्जाम्पल में बहुत सारा दिया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ूं, दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया मतलब सीधा योग होगा, तो जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से क्रिया बनता है तो उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया। उदाहरण के लिए उठ जाना, उदाहरण के लिए अगर बोलेंगे तो उठ जाना, तो ये हो गया एक उठ और दूसरा जा से बना है जाना, ठीक। वैसे ही और एग्जाम्पल देखोगे आप लोग, चलना फिरना, गिर पड़ना, ठीक है, तो 2 धातुओं के संयोग से बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया। और एक है आपका तीसरा नाम धातु, तो नाम धातु ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, ठीक। तो नाम धातु जो क्रिया है वो किससे बनता है, तो संज्ञा या विशेषण से बनता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखोगे इसमें, तो बात से क्या हो जाएगा, बात से बतियाना। अब संज्ञा है बात, तो कौन सा टाइप का संज्ञा होगा बताओ मेरे को, बात। हाथ कौन से टाइप का संज्ञा होगा, हाथ कौन से टाइप का संज्ञा मेरे को ये बताओ। संज्ञा के 5 टाइप पढ़े होंगे, अब उसमें आप डिफरेंशिएट करिए ना जी। शरीर का अंग है ना जी, अगर दाहिना हाथ बोल दूंगा तो एकदम फिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो हाथ से क्या बनेगा क्रिया अगर बोलेंगे तो हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना, तो यही क्या है आपका नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु जो है वो किससे बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, संज्ञा या विशेषण, ये पूछा हुआ है।
यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? 2 मिनट इसको देखो, फिर मैं आगे करूंगा कंटिन्यू। हो गया जी? हो गया होगा तो बताएंगे मेरे को। हो गया, चलो। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार, मतलब रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। एक दूसरे के अपोजिट है, तो ज्यादा अच्छा है आप एक को अच्छे से समझने का कोशिश करना, दूसरा जस्ट अपोजिट है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। फिर कभी भी इस टाइप का कहीं भी पढ़ोगे जहां अपोजिट वाला, तो एक ठोक को हमेशा अच्छा पढ़ा करो। तो सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। धातु के कितने भेद हैं? 2। मूल धातु, यौगिक धातु। यौगिक धातु के कितने प्रकार हैं? 3। प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु। बराबर। चलो अब सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो ऐसे क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल या नतीजा कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है। एक बार फिर बोल रहा हूं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया जिसका प्रभाव, फल या नतीजा कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है। समझ आया? सकर्मक क्रिया मतलब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, अर्थात कर्म पर पड़ता है। ठीक।
सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया जिसमें क्रिया का फल क्या है? कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, बराबर। अकर्मक क्रिया जस्ट उल्टा हो जाएगा फिर। तो एक ही ठोक को अच्छे समझना है आपको। सकर्मक क्रिया समझ आ गया? ऐसे क्रिया जिसमें जो क्रिया का फल है वो क्या है? कर्ता पे नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। अब आपको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत सारा ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, पूछा हुआ कि किसमें सकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक सिंपल तरीका है, आप कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न बनाओगे। क्या बोला मैं? सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आप कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न बनाओगे, और अगर उसका उत्तर मिल गया तो समझो वो सकर्मक क्रिया है, और नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया है। ठीक, यहां तक समझ आया? अब एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आपको समझ आते जाएगा। जैसे देखो, राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल पत्र लिख रहा है। ठीक, राहुल पत्र लिख रहा है। अब इसमें आप बताइए सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया? तो मैं क्या करूंगा? कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न बनाऊंगा। तो कर्ता हो जाएगा राहुल, क्रिया हो गया लिख रहा है। तो राहुल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। आंसर मिल गया। अगर मैं यहीं पे बोल दूं राहुल लिख रहा है, तो राहुल लिख रहा है, अब क्या? तो आंसर मिल रहा है, तो वो उसका अकर्मक हो जाएगा। सेम और एग्जांपल बता रहा हूं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया होगा कि अकर्मक क्रिया? हाँ, अकर्मक। हाँ चलो, मैं जो बोला हूं उसी का आप लोग अच्छे से समझ जाओ। सकर्मक क्रिया क्या होता है और उसको कैसे चेक करना है हम लोग को, है कि नहीं। तो सकर्मक क्रिया में आप कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न बनाओ। तो कर्ता क्या हो जाएगा? पक्षी है। क्रिया क्या हो गया? उड़ रहे हैं। तो पक्षी उड़ रहे हैं, अब कहां उड़ रहे हैं? आंसर मिल गया। तो ये क्या हो गया? सकर्मक। अब यहीं पे बोल दूं पक्षी उड़ते हैं, अब क्या हो जाएगा? अकर्मक। राम अपना सिर खुजाता है, खुजाता मतलब से खुजलाने वाला। अब बताओ ये कौन सा क्रिया है? हाँ, क्या है? बोलो ना जी। सकर्मक। ठीक है, राम खुजाता है क्या? अपना सिर। ठीक है, अगर इसी को हटा दोगे तब क्या हो जाएगा? अकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक पहचानना आ जाएगा। चलो, अब अकर्मक को पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई, जितना एग्जाम्पल है आप लोग देख लो, सब बन जाएगा आपसे। जैसे कि एग्जाम्पल, पुजारी आता है, अकर्मक। अब यहीं पे अगर मैं बोल दूं पुजारी मंदिर आता है, सकर्मक। ठीक है, तो पुजारी आता है कहां? तो मंदिर। तो आंसर मिल गया मतलब सकर्मक, नहीं मिला मतलब अकर्मक। और एग्जाम्पल, गायिका हंसती है, अकर्मक। ठीक, अब नेक्स्ट आगे मैं बता रहा हूं क्रिया के कुछ और भेद हैं और क्रिया के टाइप हैं, उसको मैं बताते जा रहा हूं। सबसे पहले है आपका पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, तो आपसे ऐसे एग्जाम्पल देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया है, तो 3-4 टाइप क्रिया के प्रकार बता देंगे। तो पूर्णकालिक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा।
तो हमको पता होना चाहिए एक्चुअल में पूर्णकालिक क्रिया क्या होता है। ठीक, तो पूर्णकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब कोई कर्ता एक काम को पूरा करके दूसरा कार्य को प्रारंभ करता है, तो जो पहला कार्य है या पहला क्रिया वह क्या कहलाता है? पूर्णकालिक क्रिया। मतलब पहला काम कंप्लीट हो चुका है, अब वो दूसरा काम प्रारंभ कर रहा है, तो पहला वाला काम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? पूर्णकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तब पहला कार्य क्या कहलाता है? पूर्णकालिक क्रिया। जैसे कि मैं खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गया, तो खाना खाने के बाद मतलब खाना खाने वाला जो क्रिया है वो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो यही खाना खाना वाला क्या होगा? पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगा। खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया, तो सोने के लिए चला गया मतलब सोने वाला जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो जो कंप्लीट हो गया है वही क्या कहलाएगा? पूर्णकालिक क्रिया। उदाहरण के लिए राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए, वही है। ठीक है, तो पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तो जो पहला वाला कार्य है वो क्या कहलाएगा? पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो आप आधा तो कम से कम वर्ड का मीनिंग देखो। द्विकर्मक क्रिया ऐसे क्रिया जिसके दो कर्म होंगे। द्विकर्मक मतलब क्या होगा? द्वि मतलब दो, कर्म कर्ता कर्म जानते हो ना, तो वही तो है जी, नाम में छुपा हुआ है द्विकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसी को क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। और एक यहीं पे लिख लोगे, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं यहीं पे। राम ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक है, अब देखो द्विकर्मक क्रिया किसमें होगा? तो पहले वाले में क्या हो जाएगा? राम आपका कर्ता, क्रिया क्या हो जाएगा? पढ़ाना, और कर्म जिस पे उसका इफेक्ट दिखेगा तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों। तो कितने होंगे? एक कर्म। लेकिन दूसरे वाले पहले वाले एग्जांपल में देखो, राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई, कर्ता हो गया राम, पढ़ाना हो गया क्रिया। अब कर्म देखो, तो एक हो गया विद्यार्थी और दूसरा हिंदी। तो ऐसे क्रिया जिसके दो कर्म होंगे तो उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, तो भीम क्या हो गया? कर्ता, मारना हो गया क्रिया। किसको मार रहा है? दुर्योधन को। किससे मार रहा है? गदा। तो दो कर्म हो गया, दुर्योधन और गदा। तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। समझ आ गया? द्विकर्मक क्रिया मतलब ऐसे क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं। पूर्णकालिक क्रिया बोलेंगे तो ऐसे जब कर्ता कोई एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम प्रारंभ करेगा, तो पहला जो काम कंप्लीट हो गया वही तो कहलाएगा पूर्णकालिक क्रिया। ठीक, आगे बढ़ूं। तीसरा है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब क्या होता है ये बताओ आप मेरे को? जुड़ना। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई क्रिया
दो क्रियाओं के योग से बनता है, जुड़ने से बनता है। संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? ऐसे क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से या जुड़ने से बनेगा, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए आप लोग देखोगे तो क्या है? तुम आते जाते रहना, तुम आते जाते रहना, तुम आते जाते रहना। तो यहां पे ये आते जाते मतलब क्या हो जाएगा? आना और जाना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त क्रिया। और एक एग्जांपल देख लो, क्या लिया इसमें? वह खेल कूद रही थी, वह खेल कूद रही थी। तो खेलना अलग क्रिया है, कूदना अलग क्रिया है। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो खेल कूद, ये क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से बनता है या आपस में मिलने से बनता है, तो उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया। ठीक, आगे बढ़ूं, समझ आ रहा है ना जी? नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा मतलब जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग में लाया जाता है या प्रयुक्त होता है वाक्य में, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। एक बार बोलूं, क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया वाक्य में संज्ञा के तरह प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, उदाहरण देखोगे तो क्या है? बैठे रहने से कार्य नहीं बनता, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो क्रियार्थक संज्ञा को कैसे आप पहचानोगे? तो जो क्रिया रहेगा वो वाक्य के जस्ट प्रारंभ में ही रहेगा। जैसे पैदल चलना क्रिया है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन था क्रियार्थक संज्ञा है? तो देखना जो क्रियार्थक संज्ञा वाला है वो हमेशा उस कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्रिया वाक्य के प्रारंभ में ही रहेगा। जैसे पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये पैदल चलना क्या है? क्रिया है, वो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है और वाक्य के प्रारंभ में ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और क्या है इसी में? बैठे रहने से कार्य नहीं बनता, मतलब बैठे रहना मतलब बैठना मतलब क्या है? क्रिया है, और वो वाक्य में प्रारंभ स्टार्टिंग में ही उपयोग हो रहा है, मतलब संज्ञा की तरह। ठीक, तो क्रियार्थक संज्ञा को ऐसे पहचानोगे आप। तो ऐसे क्रिया जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर नहीं, सॉरी, संज्ञा की भांति, संज्ञा की तरह। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ जी? नेक्स्ट है सहायक क्रिया। नेक्स्ट है आपका सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? एक होता है वाक्य में मूल क्रिया और एक होता है सहायक क्रिया। ठीक, तो एक उदाहरण लिख रहा हूं ना, राम पढ़ता है। ठीक, सहायक क्रिया को मैं बता रहा हूं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें पढ़ना क्या हो गया? आपका मूल क्रिया है कि सहायक क्रिया? मूल क्रिया। और सहायक क्रिया कौन सा होगा? है। तो सहायक क्रिया ऐसे क्रिया होती है जो मूल क्रिया के साथ, मतलब मूल क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का पूर्ण अर्थ बताती है। अगर मान के चलो आप सहायक क्रिया को हटा दो, अब देखो राम पढ़ता, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अब सहायक क्रिया जोड़ दोगे, है, तो राम पढ़ता है, अब वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो ठीक है, समझ आ गया आप सहायक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का
पूर्ण अर्थ बताता है, उसी को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? एक टाइप और बच गया है, नाम बोधक क्रिया। छठवां है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, ठीक है। नाम धातु आप लोग पढ़े हो, संज्ञा विशेषण, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी लगाओगे तब आपको समझ आएगा नाम बोधक क्रिया क्या होता है। तो इसमें सिर्फ आपको लिखा हुआ है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से जो क्रिया बनता है उसको क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया। लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब समझ आएगा नाम बोधक क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें जब आप क्रिया को जोड़ोगे तो उसके बाद जो क्रिया बनेगा उसी को क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया। जैसे उदाहरण लाठी, तो लाठी क्या हो गया आपका, संज्ञा। अब मारना क्या हो गया, क्रिया। अब नाम बोधक क्रिया कैसे बनेगा, लाठी मारना। लठ मार होली सुने हो ना, अब लठ मार अगर ऐसा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, यही नाम बोधक क्रिया है। तो नाम बोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम में क्रिया के जुड़ने से जो नया क्रिया आपको मिलेगा वही क्या कहलाएगा, नाम बोधक क्रिया। जैसे कि रक्त, तो रक्त क्या हो गया आपका, संज्ञा। अब रक्त किस टाइप का होगा मेरे को बताओ तो, रक्त कौन सा संज्ञा है बताओ। और जातिवाचक होगा कि पदार्थवाचक होगा, रक्त का अलग अलग टाइप होता है ना, इसको आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। आप लोग इसको बताना रक्त कौन सा संज्ञा है, किस प्रकार का संज्ञा, रक्त तो संज्ञा है, ठीक है। अब मेरे को बताना आप लोग कौन सा है, कल मेरे को बताना, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूं ना, आप मेरे कल बताना, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूं जहां डिवाइड कर सकते हो वाला और एक माप तौल से वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को पता करके बस बता देना कल, ठीक। तो रक्त क्या है, संज्ञा, और क्या हो गया, खौलना क्रिया। तो जब दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रक्त खौलना। तो ये क्या हो गया आपका, नाम बोधक क्रिया। वैसे ही विशेषण से पीला पड़ना, तो पीला क्या हो गया आपका, विशेषण, पड़ना मतलब क्रिया, पीला पड़ना। तो ये क्या है आपका, मुहावरा है, मुहावरा लोकोक्ति में यूज होता है ना जी, पीला पड़ना वाला। वैसे ही एक उदाहरण है दुखी होना, तो दुखी क्या है आपका, विशेषण, और होना क्रिया, दोनों जुड़ गए तो दुखी होना। तो ये क्या हो गया आपका, नाम बोधक क्रिया। इतना समझ आया, इतना ही है क्रिया में। बाकी आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपको कुछ कुछ नया मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसी को आपको नोट करके रखना है। एक बार थोड़ा देख लो, मैं पूरा रिवीजन करा देता हूं, फिर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजता हूं।
हो गया जी। चलो एक बार फटाफट में रिवीजन करा देता हूं पूरा, फिर उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव भेज दूंगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाना, और जो नया मिलेगा उसी को आप नोट करके बनाना भाई। नोट्स बनाओगे तो उसी को बनाओगे, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़े हो और क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ नया नया आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसी का आपको नोट करके रखना है। उस समय जब आप पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, रिविजन करोगे, तो उस समय आप पूरा ये सब थोड़ी डिटेल पढ़ते रहोगे, तो उस समय बस आपको जो जो आप पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे। जब अभी 2 बार 3 बार लगा लोगे, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा तो उस समय जो आप नोट्स बनाए रहोगे जो एकदम डिफरेंट है, उसी बस को आपको थोड़ा एक फाइनल टच देते हुए आगे बढ़ना है। चल, तो क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, या ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनता है तो उसी को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना,
तो पढ़ना में पढ़ क्या है, धातु है। अब उसमें ना प्रत्यय जोड़ रहे हैं, मतलब विकार मतलब परिवर्तन ला रहे हैं, तो पढ़ना मतलब क्रिया बन जाएगा। ठीक है। अब धातु के कितने भेद हैं, दो भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कृषि पर निर्भर नहीं होते, तो उसे कहते हैं मूल धातु। जैसे जा, खा, पी, गा, सो, ये सब हो गया। ठीक है, नाच, ये सब हो गया मूल धातु। और यौगिक धातु, तो यौगिक धातु किसे बोलते हैं, ऐसे धातु जो क्या है, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से, ठीक है, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से या फिर संज्ञा विशेषण से बनता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक धातु। जैसे कि पढ़ना, तो पढ़ क्या है, मूल धातु है, उसमें ना जोड़ दिए तो पढ़ना बन गया, तो ये क्या हो गया आपका यौगिक धातु। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यौगिक धातु है वो मूल धातु से ही बनता है। ठीक है, मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होता है और यौगिक धातु मूल धातु के सहयोग से बनता है। इतना हो गया यौगिक धातु। यौगिक धातु के कितने प्रकार हैं, तीन, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे क्रिया जिसको कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे पढ़, मूल धातु, उससे क्रिया बनेगा तो मूल क्रिया बोलोगे, पढ़ना। अब प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, पढ़ाना या पढ़वाना। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आ जाता है यौगिक क्रिया। तो ऐसे क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के आपस में संयोग होने से या जुड़ने से बनता है। जैसे कि खाना पीना, तो खाना और पीना दो अलग अलग है क्रिया, जो अलग अलग धातु है बोल सकते हो या क्रिया बोल सकते हो, दोनों के जुड़ने से बन रहा है। ठीक है, जैसे खेलना कूदना, ये क्या हो गया आपका यौगिक। ठीक, नाम धातु, तो नाम धातु किससे बनता है, संज्ञा और विशेषण, मतलब संज्ञा या विशेषण से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, नाम धातु। जैसे कि क्या है, बात से बतियाना, लात से लतियाना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रिया के प्रकार। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसे क्रिया जिसमें क्रिया का फल या परिणाम कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। पहचानने के लिए क्या है, कर्ता और क्रिया को लेके वाक्य बनाना, क्वेश्चन बनाना है, और अगर उसका आंसर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब क्रिया के और क्या क्या बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया के, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तब समझ आएगा, संयुक्त क्रिया के टोटल 11 टाइप होते हैं, 11 भेद होते हैं। इसमें नहीं लिखा है बुक में, जब ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे तब आपको पूरा सब चीज एक एक ठोक पता चलेगा, नया नया चीज पता चलेगा। तो अभी जितना मैं बुक में है उतने ही को अभी बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रिया का प्रकार पढ़े थे, एक पूर्णकालिक क्रिया। तो पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई कर्ता एक क्रिया को कंप्लीट करके, पूरा करके दूसरा क्रिया को प्रारंभ करता है, तब जो पहला क्रिया जो पूर्ण हो चुका है उसे क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया। जैसे कि राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया, तो खाना खाने के बाद मतलब खाना खा लिया, अब वो सोने के लिए चले गया है, तो खाना खाने वाला काम कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया। दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। तो ऐसे क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, तो भीम क्या हो गया, कर्ता, मारना हो गया क्रिया। अब कर्म क्या हो गया, दुर्योधन को मार रहा है और किससे, गदा। ठीक है, तो वो हो गया द्विकर्मक क्रिया। अब आ जा संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया मतलब ऐसे क्रिया जो दो क्रियाओं के आपस में जुड़ने से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे कि उदाहरण, आना आते जाते रहना, खेलना कूदना, ये सब क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। उसके बाद है क्रियार्थक संज्ञा। तो ऐसे क्रिया जो संज्ञा की भांति वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। यही है ना, इसको प्रकार मैं गलत थोड़ी लिखा दिया हूं, क्या है जी, क्रियार्थक संज्ञा लिखा है ना। ठीक, तो ऐसे क्रिया जो वाक्य में संज्ञा की भांति प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा।
तो इसको पहचानने का मैं आपको क्या बताया हूं, कोई भी वाक्य में देखना प्रारंभ में ही अगर क्रिया दिखेगा, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आपको जितना टाइप दिया रहेगा ये सब पूरा पता रहेगा, तो आप ऐसे ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। अब क्रियार्थक संज्ञा पहचानना है, तो जो क्रिया है वो वाक्य के प्रारंभ में ही दिखेगा आपको। जैसे पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो पैदल चलना क्या है, ये क्रिया है, ये स्टार्टिंग में ही संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। जैसे कि राम लिखता है, तो लिखना क्रिया है, और जब और है क्या है, सहायक क्रिया। अब जब ये है जुड़ रहा है तभी वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है। इतना समझ आ गया, सहायक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, तो नाम बोधक क्रिया किससे बनता है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनता है उसे क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया। जैसे कि लाठी मारना, तो लाठी क्या हो गया, संज्ञा, और मारना क्रिया, तो लाठी मारना नाम बोधक क्रिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। इतना ही है आप लोग का क्रिया का। मैं आप लोग को भेज देता हूं, आप लोग इसको घर में लगा लेना। ये वाला अरे लगभग वो वही है जो आप बोल रहे हो ना, वही है। एक मिनट में देख रहा हूं। यौगिक क्रिया धातु, ठीक है, उठ जाना, खा पी लेना, ये भी वही है, सेम यौगिक क्रिया जो बोल रहा हूं ना, और ये संयुक्त वाला ये भी सेम ही है। बता रहा हूं, एक मिनट। नहीं, ठीक ही है, वही है, डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें। जो ये आपको यौगिक धातु के जो भेद दे दिया है ना, उसके हिसाब से उसको बताया है। वो बीच में वो द्वंद्व समास वाला बोल रहा हो ना, नहीं नहीं, ऐसा एकदम उसी एक एग्जांपल देखो ना, चलना चलाना। आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब समझ आएगा आपको। ठीक है, मैं भेज देता हूं, आप लोग इसको लगाना। आप अभी जैसे हम लोग क्रिया के पढ़े ना, तो क्रिया के एकदम ऐसा इंडिविजुअली प्रकार नहीं है। रचना की दृष्टि से 2 टाइप, सकर्मक अकर्मक। अब जब आप संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ोगे, संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं भेद, तो 11 टाइप है। तो जब आप एग्जाम्पल लगाओगे तब आपको पूरा पता चलेगा। तो अगर आप जैसे क्रिया पढ़ना चाहोगे तो क्रिया अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिर सही, अब आप जब ऑब्जेक्टिव देखो ना जी, ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, दी गई क्रियाओं में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो अनुकरणात्मक क्रिया किसको बोलते हैं, तो यह सब आप जब ऑब्जेक्टिव लगाओगे तभी समझ आएगा। और जब नहीं समझ आएगा तो गूगल सर्च करना, यूट्यूब ओपन करके देखना, अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, किसी वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि की अनुकरण से बनाई जाती है। ध्वनि से जो बनेगा, जैसे कि अब इसमें ध्वनि से मिमियाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, अब समझ आ गया अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो ध्वनि से बनेगा। और झुठलाना, तो झुठलाना नहीं बनता, ध्वनि से नहीं आता है। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करो, मैं बार बार बोलता हूं, ऐसी थोड़ी बोल रहा हूं। और ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 38 2 बार आया है, सेम यही क्वेश्चन।
आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, 15 और 38 सेम है। तो इसीलिए मैं आप ये बोल रहा हूं, आप एक तो बुक पढ़ोगे और बोलोगे कि इसी से कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक बुक थोड़ी है जी। आप जो पढ़ते हो, अगर HR पब्लिकेशन से आप बुक पढ़ते हो छत्तीसगढ़ का, क्या वो ऑथेंटिक है? नहीं है। क्या उसी से आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं है कौन से बुक से आएगा। चलो हो गया, इसको आप लोग लगा लेना, और जो जो आपको नया मिलेगा उसी का नोट्स बनाना आप। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, विकारी कृदंत के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। अब इसको अभी पढ़े नहीं है हम लोग, तो इसको आप नोट करके रखो। विकारी कृदंत 4 प्रकार कौन कौन सा है? क्रियार्थक संज्ञा, कृत्रिवाचक, वर्तमानकालिक, भूतकालिक। इसी में मेहनत करना है, इसी का नोट्स बनाना है आप लोग को। पूरा बुक का कॉपी पेस्ट वाला नोट्स नहीं होता है। जैसे कि व्युत्पत्ति, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के, मूल धातु और यौगिक धातु। अब देखो, अगर आपसे ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में, धातु के कितने भेद हैं? तो 2, मूल धातु, यौगिक धातु। अगर बोल देगा व्युत्पत्ति के आधार पर, तो यही है मूल धातु, यौगिक धातु। तो आप पढ़े हो बुक में धातु के भेद, अब एक आदमी उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया है और दे दिया व्युत्पत्ति के आधार पर, तो फिर वो ऐसे ही छूट जाएगा उससे। अब ये क्वेश्चन मेरे भी नहीं समझ आ रहा है। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं टिक लगाया हूं, मेरे को नहीं समझ आया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा हूं ना, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है। अब इसको देखो, वही मैं बताया हूं, अगर आप ऑप्शन क्या बोलते हैं उस टाइप से क्वेश्चन बनाओगे और अगर आंसर मिलता है तो वो क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया है। तो अगर आकाश बोलता तो वो हो जाता क्या? सकर्मक। और उड़ रहे हैं उसी का अंडरलाइन करके बोला है, तब वो हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, तो इसको जाना आराम से, ठंडे दिमाग से आप लोग बनाना पढ़ने के बाद, और जो आपको नया दिखेगा उसी को आप नोट करके अलग से लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं जी। चलो, कल मैं बताऊंगा आप लोग को, काल बताऊंगा। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब जानते हो, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। आपको वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, भूतकाल के कितने प्रकार है, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको मैं कल बताऊंगा, थोड़ा फ्रेश टॉपिक है तो कल ही स्टार्ट करूंगा। अभी मैं आप लोग को पंचायती राज का कल जो पढ़ाया हूं पिछले क्लास में, उसको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, उसके बाद आपका बच जाएगा निलंबन, हटाना, स्थायी समिति और पंचायत से संबंधित क्या क्या जो समितियां गठित हुई है। तो मुश्किल से आपका 1 हफ्ता में पंचायती राज आपका मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, 20 मिनट 15-20 मिनट बचे, तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। चल, तो अविश्वास प्रस्ताव तो आप लोग बताते जाना, पढ़ चुके हो। तो अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज में कौन से धारा में इसका उल्लेख है? धारा 21 में है ना जी, धारा 21 में ग्राम पंचायत के संदर्भ में है। जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत के केस में धारा 28 और जिला पंचायत के केस में 35। धारा 21(7) या 21(7)-24(28)(7)(5)-35। तो धारा 21 में ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है, 28 में जनपद पंचायत में, 35 में जिला पंचायत में। ठीक, अब चलो अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ते हैं ग्राम पंचायत में। तो ये बताओ, अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? प्रमुख, उप प्रमुख, ऐसे याद रखना बस। प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है।
कौन लोग लाते हैं? निर्वाचित सदस्य। ठीक, क्यों लाते हैं? जब वो पंचायत के कार्यों की अनदेखी करता है, ठीक है, जनता का हित का उपेक्षा करता है, मतलब गलत कार्य में संलिप्त रहेगा, तभी तो उसको हटाने के लिए लाएंगे जी अविश्वास प्रस्ताव। चलो इतना हो गया। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो बैठक बुलाया जाएगा। तो बैठक कौन बुलाता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए? सरकार के तरफ से नियुक्त कोई भी अधिकारी। तो ग्राम पंचायत स्तर पर कौन अध्यक्षता करेगा बैठक का? नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष का अधिकारी। जनपद पंचायत में डिप्टी कलेक्टर या उसके समकक्ष का अधिकारी, और जिला पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। ऐसे ही पढ़े थे। अब नायब तहसीलदार क्या है? ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये बताओ, जब अविश्वास प्रस्ताव का बैठक बुलाया जाएगा तो जिनके खिलाफ बुलाया जा रहा है, सरपंच या उप सरपंच, जिनको भी हटाने के लिए, तो वो क्या बैठक की अध्यक्षता करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उनको बोलने का मौका दिया जाएगा कि नहीं? अपना बात रखने का मौका दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, चर्चा होगा, फिर अंतिम में क्या होता है? हटाने के लिए परिणाम वोटिंग होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या बताया था मैं? वोटिंग का कब हटेगा, किस कंडीशन में हटेगा? जब उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए। और ये 3/4 जो कुल सदस्य हैं उनके 2/3 से अधिक होना चाहिए। समझ आया? इतना आया कि नहीं आया समझ जी? 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए, और वो 3/4 कितना होना चाहिए? कुल सदस्य के 2/3 से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब आप सरपंच या प्रमुख उप प्रमुख को हटा रहे हो। अब जब ये पास हो भी गया तो क्या वो आगे अपील कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो क्या बताया था इसके लिए मैं? पंचायत स्तर पे कितने दिन के अंदर अपील करना पड़ेगा? ऊपर 7 दिन। किसको अपील करेगा? कलेक्टर को। किसको अपील करेगा? कलेक्टर को। जनपद पंचायत वाला 10 दिन के ऊपर कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा। किसको? संचालक, डायरेक्टर को। और जिला पंचायत वाला 15 दिन के अंदर कंप्लेन करेगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसे ही पढ़े थे। अब जैसे ही कंप्लेन करेगा और जैसे ही कंप्लेन मिलेगा तो फिर कलेक्टर को या संचालक और राज्य सरकार को उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कितना दिन के अंदर में कलेक्टर डिसीजन लेगा? 30 दिन। संचालक भी 30 दिन और राज्य सरकार 45 दिन। यही है आपका अविश्वास प्रस्ताव। इतना समझ आ रहा है? आ रहा है ना? चलो, जाके पढ़े होंगे तो सब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं क्या बताया था इसी में? अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, कब नहीं लाया जा सकता। तो कब लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव? पद धारण के 1 वर्ष के बाद ही ला सकते हो। और अगर 1 वर्ष के बाद लाए अविश्वास प्रस्ताव और मान के चलो वो किसी कारणवश फेल हो गया, तो फिर अब कब लाओगे? फिर 1 साल बाद ही ला सकते हो। ठीक, अब अगर सामान्य स्थिति में पंचायत का कार्यकाल कंप्लीट होने में 6 माह बचा है तो क्या आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि 6 माह पहले ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अगर आप पढ़े हो कि अगर 6 माह अगर चुनाव बचा है और उस दौरान मान के चलो कोई भी सदस्य की मृत्यु या पद त्याग देता है, तब उस दौरान क्या कॉन्सेप्ट है? स्थानापन्न सरपंच वही आगे का काम कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यही है, 6 माह अगर बचा हो पंचायत का कार्यकाल तो उस दौरान क्या है? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? राइट टू रिकॉल या प्रत्यावर्तन या फिर वापस बुलाना। ठीक, तो वापस बुलाने का अधिकार किसको है? जनप्रतिनिधि को वापस बुलाना। वापस बुलाना मतलब घर वापसी। घर वापसी मतलब अब पद पे नहीं रहेगा। तो सेम सब का कारण वही है। अगर जनता के हितों की अनदेखी करेगा, गलत कार्य में संलिप्त रहेगा,
अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, तभी क्या है, उनको हटाने का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में निर्वाचित सदस्य लोग हटाते हैं। अब अगर निर्वाचित सदस्य मतलब ग्राम पंचायत में पंच लोग हो जाएंगे, सरपंच उप सरपंच को हटाने के लिए। अब पंच भी सब एक हो गए, पंच सरपंच सब भाई भाई हो गए, तब तो फिर समस्या हो जाएगा। तो उस दौरान फिर सीधा फाइनल डिसीजन लेता है जनता, और कुछ नहीं, अब कुछ ज्यादा ही उसके खिलाफ अगर क्रिमिनल अगर इस टाइप का कुछ रिकॉर्ड है तब तो फिर राज्य सरकार लेगा ही। तो जब निलंबन और हटाने वाला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, राइट टू रिकॉल या प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना। तो वो कौन से धारा में है, 21 क में, ठीक, किसमें है, 21 क में। तो राइट टू रिकॉल, इसके तहत किसको हटाया जाता है, निर्वाचित सदस्य। एक लाइन में बस निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, सरपंच और पंच ही होंगे। तो ऐसे आप याद करना, अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख उप प्रमुख। अब प्रमुख उप प्रमुख तो ग्राम पंचायत में हो गया, जनपद में आ जाएगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और इसमें आ जाएगा तो निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल, तो इसके लिए क्या बताया था मैं, राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है, यदि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, यदि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित में हस्ताक्षर करके अनुविभागीय अधिकारी को जब ज्ञापन सौंपेंगे, तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या है, विशेष बैठक बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता कोई भी सरकार के तरफ से नियुक्त अधिकारी करेगा। अब जिसको हटाने को लेके ये राइट टू रिकॉल प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, तो वो बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन उनको बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। अब इस दौरान जो भी चर्चा डिबेट होगा और लास्ट में फिर वोटिंग होगा। तो इसमें पूरे, जैसे कि आपका अभी सरपंच का जैसे वोटिंग होता हुआ है ना, आप लोग देखिए पूरा प्रोसीजर, सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। अब ग्राम सभा के सदस्य लोग वोट करेंगे, तो पूरा गांव का जो भी ग्राम पंचायत के जितने लोग रहेंगे सब वोट करेंगे अगर सरपंच को हटाना है तो। अब जैसे ही वोटिंग होगा और अगर 50% प्लस हुआ किसी के अगेंस्ट में हटाना है करके अगर, तो समझो वो हट जाएगा, उस दिन से तत्काल वो प्रभाव में हट जाएगा। सेम वार्ड के केस में भी ऐसे ही होगा। अब वार्ड के केस में अगर पंच को हटाना है तो कौन लोग वोट करेंगे, उस वार्ड के जो भी ग्राम सभा के जो उसका जो भी अपना मतदाता होंगे उन लोग वोट करेंगे। और सेम अगर हट गया तो जिसको हटाया गया है वो भी अपना आगे ऊपर अपील कर सकता है। तो सेम यही है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन, ठीक है, 30-45 दिन के अंतर्गत कम उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। यही है आपका राइट टू रिकॉल। समझ आया इतना कि नहीं आया जी? चलो इतना ही करें। कल हम लोग निलंबन वाला और हटाने वाला कर लेंगे, ठीक। फिर स्थायी समिति और उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं, समिति जो बना है, पंचायती राज से संबंधित बहुत सारा समिति बना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे दिलीप सिंह भूरिया समिति सुने हो, भूरिया समिति सुने हो ना जी। पेशा अधिनियम सुने हो, हाँ, पेशा अधिनियम कब आया, कब आया? अरे छत्तीसगढ़ आदिवासी स्टेट है, तो कम से कम उस पेशा अधिनियम के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये सब आदिवासी स्टेट है। कब आया जी पेशा अधिनियम? दिलीप सिंह भूरिया समिति रिकमेंड किया था, वो तो सब ठीक है। कब आया? जल जंगल जमीन ऐसा बात सुनते रहते हो ना, आदिवासियों के सनातनी हक का बात करते हैं, लघु वनोपज ग्रहण करने का उनको अधिकार है, तो यही पेशा अधिनियम में कहा गया है। कब आया? 1995 में दिलीप सिंह भूरिया समिति गठित हुआ था, फिर 1996 में लागू हुआ है पेशा अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत सारा ऐसा समिति गठित हुआ है, जैसे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो कौन सा समिति रिकमेंड किया था ये? हाँ हाँ, अशोक, ठीक। और बताओ ना जी, अब पूरा पंचायती राज पढ़ लिए हो और कौन सा समिति रिकमेंड किया है अब ये नहीं पता। कौन?
मेरे को आंसर बस बताओ, कौन सा समिति गठित किया, कौन सा समिति रिकमेंड किया था? अब ये अशोक, ये बलवंत, मेरे एक उत्तर दो बस। बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति रिकमेंड किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। अशोक मेहता द्विस्तरीय वाला था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा समिति है, तो जब पढ़ेंगे तो मैं एक एक ठोक को बताऊंगा ट्रिक के साथ जैसे भी। तो बैक्स करके है, तो बी से बलवंत राय त्रिस्तरीय, ए से अशोक मेहता द्विस्तरीय, और जी से जी वी के राव, पढ़े होगे ना? तो जी वी के राव, तो जी से जनरल इलेक्शन। अरे वेरियर एल्विन आया था, तो क्या लेके आया था अपने साथ? बैग ही लेके तो आया था ना। तो बैक्स बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश, अशोक मेहता द्विस्तरीय, जी से जी वी के राव, तो जी से जनरल इलेक्शन, नियमित चुनाव कराने का ये बोला था। एस सिंघवी समिति, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मी मतलब पैसा, मतलब पंचायतों को आर्थिक सहायता दो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करो, उसका सिफारिश किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा, ठीक है। 4-5 क्लास लगेगा, आप लोग का हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक। आपसे अगर देखो 17 क्वेश्चन आएगा, मान के चलो, पंचायती राज आजीविका ग्रामीण विकास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना, और जो नया अभी संशोधन हुआ है उसको 100% करना। नया संशोधन में जो भी चेंज हुआ है उसको जरूर किसी न किसी रूप में पूछेगा। जैसे कि अभी प्रत्यक्ष हो गया, फिर प्रत्यक्ष हुआ ना, नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष हो गया, और क्या चेंज हुआ है? और क्या चेंज हुआ है? मेजर चेंज बताओ मेरे को। आरक्षण वाला चेंज हुआ है, आरक्षण वाला चेंज हुआ ना जी, 50% कर दिए हैं। अब ये तो चेंज हुआ है, तो कौन से आर्टिकल के तहत ये चेंज हुआ होगा? पंचायती राज का पूरा आर्टिकल पढ़े हो ना, तो कुछ ना उस आर्टिकल में तो संशोधन किए होंगे। अब आर्टिकल में संशोधन किए होंगे तो उसके तहत पंचायती राज से संबंधित जो धारा है उसमें परिवर्तन किए होंगे। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आर्टिकल में चले जाएगा या फिर उससे संबंधित धारा में चले जाएगा, ठीक। तो प्रीवियस ईयर में अभी तक से जितना पंचायती राज में जो जो धारा पूछा है उसको जरूर आप कर लेना।